वैन, सूरज डूबने वाला है, उठो और तैयार हो जाओ, आज शेष विहार देखने जाना है ना। मित्रों, मैं आप सभी के कमेंट बाद में देखूंगी क्योंकि कहानी में फिर बाधा आती है, कथा रुकती है, इसलिए मैं सभी के, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे साथी यहाँ पर हैं, तो मैं सभी के कमेंट देखूंगी बाद में और सभी को मैं प्रणाम कह देती हूँ। अभी कहानी शुरू करती हूँ। वैन, सूरज डूबने वाला है, उठो और तैयार हो जाओ, आज शेष विहार देखने जाना है ना। जल्दी करो जिससे कि हम सूरज उगने से पहले पहले ही सुरक्षित वापस आ सकें। मैं युग पुरुष हूँ। मौन रहकर युगों को आते जाते देखना मेरे लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। अपनी अनुभवी आंखों से मैं सिर्फ देख सकता हूँ। अच्छे बुरे किसी भी परिवर्तन को रोक पाना मेरे लिए संभव नहीं। मैं अक्सर किसी एक कहानी को जो सबसे अलग सी होती है उठाता हूँ और आप सबके समक्ष रखता हूँ। आज मैं इस युग की एक माँ और उसके 8 वर्षीय बेटे की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी मैंने भारत देश से ली है। अभी जो मैं देख रहा हूँ वह सुनाता हूँ। जस का तस। वैन फ्रेश रूम में गया और अपनी पसंद की ड्रेस, परफ्यूम, जूते वगैरह कंप्यूटर में फीड किए। कंप्यूटर ने उसे 5 मिनट के अंदर अंदर एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एयर से ड्राई क्लीन करके फीड किए हुए जूते, कपड़े वगैरह पहनाकर पूरी तरह तैयार कर दिया है। 8 वर्षीय वैन ही पूरे शहर में एक बच्चा है जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है और अब वह माँ के साथ ही रहता है। पिता तो उसे पता नहीं क्योंकि उसकी माँ ने गर्भधारण के लिए राजकीय स्पर्म बैंक का सहारा लिया था। माँ की कोख से जन्म लेने और माँ के साथ एक ही सेल में रहने के कारण अनुभव बांटने के लिए आए दिन मीडिया और अनेक संस्थाओं के लोग उन दोनों माँ बेटा का इंटरव्यू लेने आते रहते हैं। उन पर अनेक रिसर्च हो रही हैं। पिछली कई सदियों से भ्रूण हत्याएं इतनी अधिक होती आ रही हैं कि प्रकृति ने स्त्री से संतति निर्माण की असाधारण योग्यता को लगभग छीन ही लिया है। अगर कोई इक्का दुक्का स्त्री योग्य हो भी तो वह गर्भ धारण कर शिशु को जन्म देने का कष्ट लेने को तैयार नहीं होती। पुरुषों में भी कोई इक्का दुक्का ही बचे हैं जो संतति निर्माण की प्रक्रिया सतत रख पाने में समर्थ हैं। सभी बच्चे वैज्ञानिकों की देखरेख में राजकीय प्रयोगशाला में ही जीवन का प्रारंभिक रूप पाते हैं। सरकारी संस्थाएं स्त्रियों की गर्भधारण क्षमता का टेस्ट कराती हैं जिससे कि प्रकृति के नियम को फिर से जीवित किया जा सके। वैन की मां को सरकार ने इस योग्य पाया था, अतः उसे तमाम सुविधाएं और लाभ देने के नाम पर गर्भधारण के लिए राजी कर लिया गया था। मां ने भी यह सोचा था कि जिस शिशु को वह कोख से जन्म देगी वह उससे पुराने समय के पुत्रों की तरह थोड़ा बहुत प्रेम तो करेगा ही, और सरकारी लाभ मिलेंगे सो अलग। खैर, वैन खुद भी बड़ी हैरानी के साथ अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपने मुझे सचमुच पेट से पैदा किया है? हाँ बिल्कुल, माँ ने गर्व से उत्तर दिया है। अमेजिंग मॉम, यू आर रियली अमेजिंग। मेरी क्लास के सभी लड़के लड़कियां लैब में ही पैदा हुए और वहीं बढ़े। उनकी माँ या पिता अगर इच्छा होती तो एक विशिष्ट जाल में पल रहे अपने अजन्मे बच्चों को देखकर आ जाते थे बस। काफी सुरक्षित रहा होगा ना इस तरह उन बच्चों का पलना, है ना माँ? हाँ वो तो है। शेष विहार जाने की तैयार होते होते माँ ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। माँ, फिर वो लड़के लड़कियां लैब से शिशु पालन गृह चले गए और शिशु पालन गृह से पढ़ने के लिए छात्रावास चले गए। अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से तो वो कभी कभार ही मिले होंगे। किसके पास इतना समय है माँ कि वह बच्चों से ही मिलता फिरे बस, या फिर बच्चों के पास ही क्या बस यही एक काम रह गया है? हाँ बहन, अब तो यही होता है। पर तुम्हें मैंने वाकई अपने गर्भ में पाला है, पूरे 9 महीने, और अपने साथ रखा है हमेशा, माँ ने उत्तर दिया। पर माँ, आपने तो बहुत रिस्क लिया। मुझे सिर्फ इमेजिंग डिवाइस की आधुनिक तकनीक से ही देख पाई अपने पेट के अंदर। क्यों लिया आपने इतना रिस्क? आपने तो मेरे जीवन को भयानक खतरे में डाल ही दिया था माँ। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। आदमी की देखभाल आदमी से बेहतर ही कर पाती है माँ प्रकृति, परंतु पूर्वजों ने उस पर विश्वास करना ही छोड़ दिया था ना।
सो अपना तिरस्कार देखकर उसने भी अपने हाथ खींच लिए। उसकी हानि उठाई हमारी पीढ़ियों ने। हानि कैसे माँ? देखो, जैसे अब हमें दिन की जगह रात को ही सारे काम करने पड़ते हैं। सोलर पैनलों द्वारा दिन भर सूरज की ऊर्जा एकत्रित करके रात को दिन बनाने की मजबूरी है हमारी। परंतु पहले सारे काम दिन में सूरज के प्रकाश में ही हुआ करते थे बहन। हमारे पूर्वजों ने धरती पर लहराते सारे जंगल काट डाले और वहां आधुनिक बाजार, हाट, आधुनिक साज सज्जागृह, सड़कें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, होटल, आधुनिक निवास, स्मार्ट शहर आदि बना डाले। इस जंगल तो गए ही बहन, खेती बाड़ी की जमीन भी चली गई। हमारे पूर्वजों ने धरती के प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा दोहन कर डाला। हाँ माँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी कर सकती थी, पर उसका लालच पूरा नहीं कर सकी वह। हाँ बहन, तुमने ठीक ही पढ़ा था। पुराने समय में वाहन आज की तरह सौर ऊर्जा से नहीं चलते थे, बल्कि उन्हें चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल नाम के तरल ईंधन होते थे। वे ईंधन जलने पर बहुत प्रदूषण फैलाते थे और फिर रोजमर्रा प्रयोग होने वाले अनेक रसायनों के प्रयोगों ने वातावरण को पूरी तरह विषाक्त बना डाला। जीवन रक्षक प्राणवायु मरती चली गई। रही सही कसर उस समय के शक्तिशाली कहे जाने वाले राष्ट्राध्यक्षों की महत्वाकांक्षाओं ने पूरी कर दी। वो कैसे माँ? उन्होंने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए विश्व को तीन महायुद्धों की त्रासदी में धकेल दिया। रासायनिक, जैविक आदि अनेक प्रकार के घातक हथियारों ने चहकते जीवन को शमशान की वीरानी में बदल डाला बहन। धन, जन और वातावरण की अपूरणीय क्षति। तमाम आयुधों के प्रयोग से उपजे धुएं के जहरीले गुब्बारों ने धरती की रक्षात्मक कवच यानी ओजोन लेयर को हमेशा के लिए जला डाला। वही ओजोन लेयर जो हमें सूरज की हानिकारक किरणों से बचाती थी। और भी बताओ ना माँ, क्या क्या हुआ था? और क्या बताऊं, धरती पशु पक्षियों से खाली हो गई। उसका महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र तहस नहस हो गया। फूड चेन टूट गई उसकी। जिन जीवों को तुम अब सिर्फ व्यूइंग डिवाइस पर देखते हो ना, वो सब के सब इसी धरती पर विचरण करते थे। इंसानों की जनसंख्या भी बहुत अधिक थी, इतनी अधिक कि कई देशों की सरकारें अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोगों की कई सुविधाएं दंड स्वरूप कम कर देती थीं और कम बच्चों वालों के लिए कई सुविधाओं से लैस स्कीम चलाती थीं। अब उल्टा होता है बहन। अब बच्चे पैदा करने के बदले में सुविधाएं देती हैं सरकारें, क्योंकि इतनी विशाल धरती पर मात्र दो चार ही देशों का अस्तित्व शेष रह गया है, जिनमें से एक हमारा भारत भी है। यह खुशी की बात है। माँ, यह सब तुमने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? वैन ने माँ से शिकायत की। अब बताती हूँ बहन। उस दिन तुमने अपनी क्लासमेट अरुणिमा का हाथ देखा था ना? सूरज की किरणों ने किस तरह जला दिया था। अब उसे DST यानी डिजीज ऑफ श्योर डेथ होना पक्की बात है। वो मानती ही नहीं। उसे हर रोज दिन में जागने की और बाहर झांकने की पड़ी रहती है। उसे उसके वार्डन ने कितनी बार मना किया था, पर वो नहीं मानी। माँ, जन्म के समय डॉक्टर ने उसे नैनोवर्ड्स नहीं दिए थे क्या? दिए होंगे बहन, पर वो छोटी मोटी बीमारियों का किसी छोटी मोटी बीमारियां या किसी छोटी मोटी चोट के घाव ही भर सकते हैं ना ऑटोमेटिकली। वो इंसान को सूरज की हानिकारक किरणों से तो नहीं बचा सकते ना। सिर्फ नैनोवर्ड्स ही नहीं, अब तो जन्म के समय एक चिप मस्तिष्क में, एक ID चिप, हियरिंग डिवाइस, कॉर्निया प्रोटेक्टिव लेंस, फेफड़ों और दिल के लिए पंपिंग डिवाइस आदि भी बच्चों को जन्म के साथ ही लगा दी जाती है ना। हाँ माँ, वो मुझे पता ही है। इसमें तुम क्या नया बता रही हो? ये मुझे पता है कि हर समय मोबाइल फ़ोन पर बातें करते रहने, लाउड म्यूज़िक सुनते रहने से और तरह तरह की मशीनों की तेज़ आवाज़ें सुनते रहने से इंसान के कान कुदरती तौर पर ख़राब होने लगे थे। आँखों पर टीवी, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन आदि पर निरंतर काम करने के घातक प्रभाव पड़े। धरती के विषाक्त हो गए वातावरण ने फेफड़ों को नाकाम करना शुरू कर दिया था। रहन सहन की दोषपूर्ण शैली ने मनुष्य के स्वास्थ्य को लगभग निकल ही लिया था। तीसरे विश्व युद्ध के बाद सोचना समझना भी लगभग असंभव हो गया था। इसलिए मानव मस्तिष्क में भी चिप लगानी पड़ी।
तुम्हें पता है बहन, मस्तिष्क में लगी इस चिप में क्या क्या होता है? हाँ माँ, पता है। इस चिप में कुछ तो सामान्य ज्ञान की बातें होती हैं जो सभी नागरिकों को आवश्यक रूप से पता ही होनी चाहिए, और कुछ विशेष ज्ञान होता है, वह ज्ञान जो उनके कार्यक्षेत्र निर्धारित करता है। इसी चिप के माध्यम से हम एक दूसरे को अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास और बिना किसी अतिरिक्त डिवाइस के। और इसी चिप के माध्यम से हम रास्ते खोजने में सक्षम होते हैं। जिनको ये चिप नहीं लगाई जाती वो लगभग विक्षिप्त बनकर ही जीते हैं। ये सब मुझे पता है माँ। हाँ, बिल्कुल सही कहा बहन। और पता है, तीसरे और अंतिम विश्व युद्ध के बाद कौन बच पाए? नहीं तो माँ, मुझे नहीं पता। सिर्फ वो वैज्ञानिक और उनके सहायक जो अंडरग्राउंड बंकरों के कृत्रिम वातावरण में बरसों छिपे पड़े रहे, और जिनकी बॉडी ने इन घातक जीवन शैली को एडॉप्ट कर लिया, और जिन्होंने खुद को सूरज की जानलेवा किरणों से बचा कर रखा। उन्होंने ही धरती पर मानवीय हृदय के स्पंदन का स्वर सतत रखा है। अब पृथ्वी पर जितनी भी जनसंख्या है, सिर्फ उन चंद वैज्ञानिकों और उनके सहायकों की ही संतानें हैं। विश्व युद्धों की वजह से फैले प्रदूषण ने धरती का वातावरण ही नहीं, उसके गर्भ में छिपा पानी तक भयानक रूप से विषाक्त कर दिया। पीना तो दूर, नहाने के लायक तक नहीं छोड़ा। माँ, तो क्या पहले युग में धरती के पानी से ही नहाया जा सकता था? नहाया ही नहीं जा सकता था, वैन धरती का पानी खाने और पीने के भी प्रयोग में लाया जाता था। सच माँ? वैन ने विस्फारित नेत्रों से माँ की ओर देखा। हाँ हाँ, बिल्कुल सच। अभी जब तुम बड़ी कक्षा में जाओगे ना, तो तुम्हें ये सब इतिहास और विज्ञान दोनों ही विषय की कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। पानी तो तीसरे विश्व युद्ध के बाद विषाक्त होकर पीने के अयोग्य हुआ बहन। कुछ शुद्धिकरण संयंत्रों से उसे शुद्ध किया जा सकता था, परंतु कुछ समय बाद यह संभावना भी समाप्त हो गई। तो फिर बिना पानी के जीवन चला कैसे माँ? वैन ने पूछा। कुछ पानी और खाने की सामग्री को बंकरों में सुरक्षित रखा गया था, आड़े वक्त के लिए। बस उसी ने जीवित रखा बच रहे कुछ लोगों को। तभी तो अब हम प्लेनेट एक्वेरियम से पानी लाते हैं, और बहुत कम ला पाने की वजह से उसी को बार बार रिसाइकिल करके प्रयोग करते रहते हैं। यही कारण है मेरी बहुत तबीयत खराब होकर चुकी है मित्रों। मैंने सोचा था खांसी नहीं आएगी तो नहीं बताऊंगी, परंतु मुझे खांसी आ रही है। यही कारण है कि अब मात्र कुछ ml से ये स्पंज बाथ लेना होता है, या आर्टिफिशियली एवं इस बैक्टीरियल एंटीवायरल एयर से ही ड्राई क्लीन करना पड़ता है खुद को। तो माँ, क्या हमारे सारे पूर्वज मूर्ख थे जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी भूलें की? आपस में लड़ना, पेड़ काटना, जंगलों का विनाश करना जरूरी था क्या? हमें उन्होंने क्या दिया? ये बंद घरों की जेल जिसमें हमें दिन भर बंद रहना पड़ता है। अगर ये घर भी एयर कंडीशन, सनलाइट प्रूफ और या ऑक्सीजन फिल्ड ना होते, या हम ना बना पाए होते ऐसे घर, तो हम भी जीवित नहीं रहते ना। मानव के पुरखों पर बालक वैन का क्रोध फूट पड़ा। हाँ वैन, यह सच है, पर मनुष्य हारने के लिए नहीं बना है। इसलिए हम दूसरे ग्रह, जिसमें पुरानी धरती जैसा ही प्राकृतिक और जीवन का सहयोगी वातावरण है, अपने निवास के लिए खोज पाने में लगभग सफल हो ही चुके हैं। पर हाँ, वहां जाकर बसने तक का समय मनुष्य जाति के लिए वास्तव में बेहद कठिन है। माँ, क्या हमारे जीवन में ही हम जा सकेंगे उस ग्रह पर? मैं अपना तो नहीं कह सकती बहन, पर हाँ, तुम तो जा ही सकोगे शायद। और हाँ, वहां जाकर भी अकेले मत रहना, अपना परिवार अपने साथ ही रखना। देखो, हम पीरियडिकल फिल्मों में देखते हैं किस तरह सारा परिवार हंसी खुशी साथ रहता था। खुले मैदानों में खेलते कूदते, हंसी मजाक करते, कितने प्यारे लगते हैं परिवार के सदस्य। अरे नहीं नहीं, तुम ये हाइपोथेटिकल बातें मत करो माँ, प्रैक्टिकल बातें करो जो संभव हो सकती हो। मैं तो रहूंगा बिल्कुल अकेला, स्वतंत्र, सबकी तरह। मैं क्यों फंसूंगा समस्या में? वैन ने माँ की बात का प्रतिरोध किया। अब बहुत सारी बातें हो गई बहन, और सूरज भी लगभग डूब ही चुका है। अपना जीवन रक्षक सूट पहन लो, अपना फ्लाइंग कैप्सूल चेक करो, और अपनी फ्यूल चिप, ऑक्सीजन वगैरह चेक करो। अपनी डाइट टेबलेट और H2O वाली टेबलेट्स का जार रखना मत भूलना। मैंने अपने ये सभी काम कर लिए हैं,
और मैं पूरी तरह तैयार हूँ। माँ, मैंने भी ये सब काम कर लिए हैं, वो भी तुमसे पहले। बस लाइफ सेवर सूट पहन लेता हूँ और पर माँ, मैं बार बार यही सोचता हूँ कि तुम सबसे अलग हो। मेरे लिए तुमने अपनी प्राइवेसी सेक्रीफाइस की माँ। माँ ने गर्व से उसे गले लगा लिया है। वैन इसे माँ का प्यार समझकर गदगद हुआ जा रहा है। वह नहीं जानता कि माँ ने तो सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और उसके बार बार पड़ने वाले दबावों के कारण उसे अपनी कोख से जन्म दिया था। पूरे शहर में गर्भधारण के लिए एक उसी का टेस्ट तो पॉजिटिव आया था, पर वैन को जन्म देने और उसके साथ रहने पर उसे बेटे का सानिध्य लगा तो बहुत अच्छा था। किसी भी सदी की सही, पर थी तो वह आखिर माँ ही। हालांकि कई बार उसे अपनी प्राइवेसी खत्म होती जरूर लगी थी और काम का कुछ अतिरिक्त अनचाहा भार भी उसे लगा ही था। हाँ वैन, यही तो मैंने किया, पर मुझे अच्छा लगा तुम्हें साथ रखना, शायद इसीलिए मैं यह कर पाई। पर जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि पहले पूरा परिवार साथ साथ ही रहता था। उफ माँ, परिवार क्या था, उसके सही मायने तो बताओ ना। परिवार मतलब माता पिता, यानी जिस स्त्री और पुरुष के संयोग से बच्चे का जन्म होता है वे बच्चे के माता पिता होते हैं। बहन भाई जो उन्हीं माता पिता के से दूसरे बच्चे होते हैं, माता पिता के माता पिता और उनके दूसरे बच्चे आदि। इसी तरह करीबी लोगों से मिलकर बनता था परिवार। समझे तुम वैन? माँ, पहले बताओ मेरा पिता कौन है? वैन ने आग्रह किया। वैन, मैं तुम्हारे पिता को नहीं जानती, क्योंकि तुम्हें मैंने अपनी कोख से जन्म तो अवश्य दिया है, लेकिन उसके लिए मैंने राजकीय स्पर्म लैब का ही सहारा लिया था। ओह माँ, काश कि तुम्हें पता होता तो मैं भी फिल्मों की तरह अपने पिता के साथ घूमता खेलता। और हाँ सुनो वैन, एक मजे की बात यह है कि उस पुराने समय में डोमेस्टिक हेल्प भी घर में रह सकते थे और पशुओं के लिए भी घर के पास ही एक जगह होती थी। पशु पक्षी तो घर में ही कई पशु तो घर में ही रहते थे और पक्षी भी अपने घोंसले इंसानों के घरों में बनाए रखते थे। ओह माँ, कितनी अनहाइजीनिक कंडीशंस होती होंगी उस समय घर की, वैन ने चिंता की। वह समय आज के जैसा नहीं था वैन। इन्फेक्शन इतनी आसानी से नहीं लगता था। मनुष्य की प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी थी। माँ, जब इंसान बच पाया तो पशु पक्षी क्यों नहीं बच पाए तीसरे विश्व युद्ध के बाद? देखो वैन, इंसान काफी कुछ स्वार्थी तो था ही शुरू से। जितनी सुरक्षा वह अपनी रख पाया उतनी पशु पक्षियों की नहीं। फिर विश्व युद्धों के बाद इतने स्थान सुरक्षित बचे भी तो नहीं थे जो उनमें पशु पक्षियों को भी रखा जा सकता। अतः इंसान ने खुद को बचाना जरूरी समझा। यह तो गलत किया इंसान ने। वैन ने इंसान की निंदा की। पता है वैन, इस समय आदमी कम और मेंटल हॉस्पिटल ज्यादा क्यों हैं? नहीं माँ, मुझे कैसे पता होगा? वैन ने अनभिज्ञता जाहिर की। क्योंकि पुराने जमाने में लोग आपस में मिल बैठकर हंस बोलकर पशु पक्षियों के साथ खेल कर कूद कर खुद को तनाव रहित कर लेते थे। पशु पक्षी तो दूर, अब तो स्त्री पुरुष भी साथ नहीं रहते, क्योंकि कोई भी किसी को पल भर भी सहन नहीं कर सकता। कोई दूसरे की वजह से अपनी पल भर की स्वतंत्रता भी नहीं गंवाना चाहता। परिणाम निकलता है घोर अवसादों में घिर जाना। तब आवश्यकता पड़ती है मेंटल हॉस्पिटल्स की। हाँ माँ, तो क्या लोगों के पास हंसने बोलने का फालतू समय था? हाँ वैन, बिल्कुल था। विचित्र विरोधाभास हुआ है। आधुनिक मशीनों के माध्यम से घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं, लेकिन समय कम पड़ गया है आदमी के पास। हाँ माँ, अब तो कोई किसी के साथ मैंने कभी बैठे देखा नहीं है। तुम्हें पता है वैन, धरती पर अनगिनत अनाज पैदा होते थे। लोग दिन में कई कई बार खाना खाते थे। बाकायदा स्वाद ग्रंथियां होती थी आदमी की। इस समय की तरह टेबलेट्स पर नहीं जीते थे लोग। आदमी के शरीर को ताकत देने के लिए आदमी ने शरीर को ताकत देने के लिए गोलियों का प्रयोग प्रारंभ किया और धीरे धीरे उसे इतना बढ़ाया कि स्वाद ग्रंथियां ही मर गईं। तुमने देखा था ना व्यूइंग डिवाइस पर तरह तरह के अनाज, तरह तरह के खाने और मिठाइयाँ, फल आदि। माँ, तो क्या धरती की उर्वरा शक्ति आउटडेटेड हो गई थी? नहीं बहन, वह तो अनंत काल तक वैसी ही रह सकती थी जैसी थी, परंतु वह आदमी की जरूरतें तो पूरी कर सकती थी, लालच नहीं, जैसा कि तुम जानते ही हो।
इसकी संपदाओं का हमारे पूर्वजों ने इस कदर शोषण किया कि हमें इन एयर कंडीशंस वाहनों और घरों का बंदी बना डाला। चलो वैन, बाकी बातें बाद में करते हैं। सूरज को डूबे लगभग 15 मिनट हो गए हैं। तुम चेक कर लो कि तुमने अपने फ्लाइंग कैप्सूल में डेस्टिनेशन ठीक से भरा है या नहीं। कभी कहीं भटक जाओ। अरे नहीं माँ, मैंने ठीक से फीड कर लिया है। इस तरह की गलती अब ब्रेन में फिट होने वाली ब्रेनी चिप करने ही कहाँ देती है। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। सांझ होते ही आसमान में लोगों के वाहन दिखाई देने आरंभ हो गए। वे दोनों निकलने ही वाले थे कि माँ का कोई परिचित उनके सेल यानी उनके घर के ऊपर से गुजरा तो उसने देखा कि उनके सेल की इंसुलेशन फिल्म कुछ हट सी गई है। आगामी खतरा देखकर उसने वैन की माँ को आगाह किया। वैन की माँ ने सरकारी कार्यालय का कोड दिमाग में सोचा और कार्यालय को सूचना दी कि उनके सेल की फिल्म ठीक करा दी जाए। कार्यालय ने उसे आश्वस्त किया कि उनके लौटने तक यह कार्य हो जाएगा। इस आश्वस्ति के मिलते ही माँ बेटा दोनों ने अपने अपने लाइफ सेवर सूट पहनकर ठीक किए, ऑक्सीजन मास्क चेक किए और दोनों ने अपने अपने फ्लाइंग कैप्सूल में बैठकर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माध्यम से आपस में बात करते हुए 1000 किलोमीटर का सफर मात्र 12 मिनट 6 सेकंड में तय कर लिया। शेष बिहार आ चुका था। भाग्यवश ऐसी ट्रेन नहीं हो रही थी। दोनों ने अपने अपने ऑक्सीजन मास्क पहने और कैप्सूल से बाहर आ गए। कांच के अंदर करीब 10 किलोमीटर का प्राचीन धरती का छोटा मॉडल कृत्रिम रूप से तैयार किया गया था। पेड़ पौधे, घास फूस, फल पत्ती, झरने, पहाड़, नदी, हाँ नदी भी, धरती के विषाक्त जल वाली नदी। चिड़िया, तितली, शेर, गाय, बैल, मैमथ, डायनासोर, हाथी, जिराफ, अनगिनत कीड़े मकोड़े और दुनिया भर के मनुष्यों की जातियों प्रजातियों के बैटरियों और रिमोट के माध्यम से चलते फिरते जीवंत लोग, सब कुछ असली जैसे नए नाभिराम दृश्य। इतनी सुंदर थी धरती, हमारे पूर्वजों ने क्यों कर दिया इसका सर्वनाश? क्या छोड़ा हमारे लिए? वैन दुख भरे क्रोध में भरकर अपनी माँ से पूछ रहा है। उन दोनों माँ बेटी की तरह वहां और भी बहुत से लोग थे, परंतु अब पिछली सदियों की तरह कहीं भी भीड़ नहीं जुटती है। बच्चे लैब्स में पैदा होते हैं। कुछ ही लोग हैं जो अपने लिए ऑर्डर करके बच्चे तैयार कराते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चों को समय देना और उनकी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। हाँ, बच गए देशों की सरकारें ही बस ज़रूरत भर नागरिक पैदा करवाती हैं, जिनका भी ठीक से पालन पोषण कर पाए। इसीलिए शहर के शहर खाली पड़े हैं। लोगों का पालन पोषण सरकार का दायित्व है। लोग सूरज की किरणों से होने वाले रोगों से होने वाली मृत्यु के भय से स्वयं को दिन भर अपने घरों में कैद रखते हैं। सूर्यास्त के बाद ही काम किए जा सकते हैं या घर से बाहर निकला जा सकता है। अधिकांश लोग अपने कार्यक्षेत्र और घरों तक ही सीमित रहते हैं। जिन इमारतों को आदमी ने कभी भूकंप रोधी समझकर खड़ा किया था, धरती की सीस्मिक प्लेट्स उनमें से हजारों लाखों का मान मर्दन कर चुकी हैं। कौन जाने कम बाकियों के साथ भी यही होगा। हालांकि ये पुरानी इमारतों को खाली ही रखा गया है, प्राचीन धरोहरों की तरह। अब सेल के नाम से पुकारे जाने वाले आधुनिक निवास तो पूरी तरह से सूरज की रोशनी से रहित हैं। दूर दूर तक कंक्रीट पसरी हुई है। हरियाली के नाम पर धरती पर घास का कोई एक फुंदना भी तो नहीं बचा है। एसिड रेन ने सब कुछ तबाह कर दिया है। काश की ओजोन लेयर बनी रही होती। देशों के नाम पर संसार भर में अब 2-4 ही देशों का अस्तित्व बचा है। इस सदी में अगर कुछ सकारात्मक बचा है तो वो है युद्धों का ना होना, क्योंकि अब अपने आप को धरती पर जीवित रखने के लिए जो लड़ाई मनुष्य को प्रकृति से लड़नी पड़ती है, उसके बाद आपस में लड़ने की ऊर्जा बचती ही कहाँ है। धरती अपने ऊपर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेने पर उतर आई है। वैन और उसकी माँ दोनों ने जी भर कर शेष विहार देखा। हरियाली धरती का अप्रतिम रूप उनके मन पर सारी धरती के ऐसा ना होने के गहरे दुख के साथ छप सा गया है। वे अपने अपने कैप्सूल में वापस घर के लिए चल पड़े हैं। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि वैन की माँ को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। शायद उसके कैप्सूल से ऑक्सीजन लीक कर रही है। सामान्यतः जिसकी आशंका ना के बराबर ही होती है, परंतु यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट रही है।
उसने घबराकर बेटे से कहा है, बेन सुनो, शायद मेरी फ्लाइंग कैप्सूल से ऑक्सीजन लीक कर रही है, क्या करूं? अब क्या हो सकता है माँ? यह तो आपको चलते वक्त ही चेक करना चाहिए था ना। फिर मैं तो ऑक्सीजन सप्लाई कंपनी को सूचित कर देता हूँ, बस वो स्वयं आपके कैप्सूल की लोकेशन देखकर आपकी मदद करेगी। तब तक आप अपना ऑक्सीजन मास्क पहन लो, बेटे ने उत्तर दिया। हाँ पहन तो लिया, पर शायद ये भी ठीक से भरा नहीं है, माँ ने उखड़ती सांस के साथ उत्तर दिया है। ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या उस वक्त बीप नहीं दी थी मास्क ने? शायद नहीं, या मैंने ध्यान नहीं दिया, माँ ने हाँफते हुए उत्तर दिया है। ध्यान नहीं दिया तो अब भुगतो, वैन ने निर्ममता से कहा है। वैन जल्दी कुछ करो, मेरा दम घुट रहा है, माँ ने बेचैन होकर बेटे को पुकारा है। माँ मैं और क्या कर सकता हूँ, मतलब कर ही क्या सकता हूँ मैं? वैन हम दोनों एक ही कैप्सूल में जा सकते हैं, तुम मुझे भी अपने साथ ले लो, माँ ने बेटे से याचना की है। नहीं माँ, क्या आप नहीं जानती कि ये कैप्सूल मेरे वजन के हिसाब से ही डिज़ाइंड है? मैं जानती हूँ, पर अगले शब्द उसकी सांसों की तेज धौंकनी में खो गए हैं। जानती तो ये भी जानती होंगी कि कैपेसिटी से अधिक वजन लेकर उड़ने पर इसमें कोई भी तकनीकी या कोई ना कोई तकनीकी खराबी आ ही सकती है। इसकी भी ऑक्सीजन ही लीक कर सकती है। अगर लीक हो गई तो मास्क कितनी देर में साथ देगा माँ? नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने कंपनी को सूचित कर दिया है, वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है माँ। क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं वैन? खांसते दम घुटते हुए माँ ने बेटे को उलाहना दिया है। प्रैक्टिकल बनो माँ, मैं यहाँ खड़े रहकर भी क्या कर सकूँगा आखिर, अपना भी जीवन खो देने के सिवा? वैन मत जाओ, मैं मर रही हूँ, माँ ने वैन को अंतिम बार पुकारा है। मैं पिछले 10 मिनट से यहीं खड़ा हूँ आपकी वजह से, अब और नहीं रुक सकता, सॉरी माँ। और वो चला गया है। कैप्सूल कंपनी से अभी तक कोई मदद नहीं आ सकी है। माँ की सांसें धीरे धीरे बंद होने को हैं, पीड़ा असह्य है। मृत्यु उसे अपने सामने मुंह बाए खड़ी दिख रही है। अगर वो कैप्सूल से बाहर आती है तो धरती का वर्तमान विषाक्त वातावरण उसे रिसती हुई ऑक्सीजन वाले कैप्सूल से भी जल्दी मार डालेगा। ऊपर से एसिड रेन आरंभ हो गई है, उसका मरना तो अब तय है। जिस समाज और समय में कोई अपना एक पल भी किसी को देना नहीं चाहता, कोई स्त्री किसी बच्चे को अपनी कोख से जन्म देने की कल्पना तक नहीं कर सकती, उस समाज और उस समय में रहकर उसने एक बच्चे यानी वैन को अपनी कोख से जन्म दिया है। कहीं तो उसने यह भी सोचा ही था कि वह समाज के दूसरे अलग थलग रहने वाले बच्चों से कुछ अलग बनेगा, उसमें कुछ संवेदना जीवित रहेगी और वह माँ जैसे रिश्ते को गंभीरता अधिक ना सही थोड़ी सी तो ज़रूर समझेगा। रिश्ते की गंभीरता अधिक ना सही थोड़ी सी तो ज़रूर समझेगा, परंतु नहीं, उसका यह अनुमान गलत साबित हुआ है। जन्म के समय सूचनाओं के साथ ही शिशु के शरीर में फिट की जाने वाले चिप में प्रेम, करुणा, सहानुभूति या भावना की डोज को भी स्थान देना चाहिए था, पर अफसोस कि यह संभव नहीं था। वैज्ञानिकों ने तो कहा ही था कि संभावना कम ही थी, पर हाँ, हो भी सकता था कि वह ये सब लेकर जन्मता। जिस तरह सूरज की विषाक्त किरणों ने धरती के पेड़ पौधों, पशु पक्षी, जानवरों और असंख्य मनुष्यों को मार डाला, उसी तरह उसने मानव मस्तिष्क के प्रेम, करुणा वाले सभी रसायनों को सोख लिया है। यह सोचते सोचते वह अपनी अंतिम सांसें ले रही है। मैं युग पुरुष हाथ बांधे खड़ा हूँ, इंसान को उसकी करने का फल भोगते देख रहा हूँ, विवश, व्यथित। मेरी कहानी यहाँ समाप्त होती है।